इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बड़ा चैप्टर है, 15 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन होगा और 5 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन भी होगा, यानी कुल मिला के 20 मार्क्स का एक अकेला चैप्टर है। जो मेन 4 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ते हैं हम लोग, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये जो मेन 4 हेड है, और 5वां हेड क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो मेन 4 हेड में से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा, बहुत सारा सम भी करना होगा उसके साथ हम लोगों को, वो भी करेंगे। बट ये बड़ा चैप्टर फायदेमंद है क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर है डायरेक्ट, तो 20 का यहाँ से अटेंड हो सकता है। रेसिडेंशियल स्टेटस से 10, 20 और 10 30, बेसिक कंसेप्ट जो है वहां से कम 7-8 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स का राउंड पेपर आपके हाथ में आ रहा है। 35 मार्क्स का पेपर आपके अराउंड हाथ में आ रहा है। फिर 1-2 छोटे छोटे चैप्टर और वो अगर पहले खत्म कर ले तो अराउंड 50 मार्क्स का पेपर आपके हाथ में बचा 30, तो वहां वो 2 बड़ा हेड काम आएगा आपका। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक्चुअली में रेंटल इनकम का बात कर रहे हैं। अगर आपके पास घर है, आप रेंट कमा रहे हो, आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के नाम से टैक्स देना पड़ेगा। देखो यहां पे पहला हेड में एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसके ऊपर हम हेडिंग लिखा है लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब भाड़े पे दिए आप प्रॉपर्टी को, आप रेंट कमा रहे हैं, आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के नाम पे टैक्स देना पड़ रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये आपको कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा पार्ट है इसका। दूसरा चीज हम लिखे हैं लेस म्युनिसिपल टैक्स ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू, हम म्युनिसिपल टैक्स जो पेमेंट करते हैं वो माइनस करेंगे। घर पे म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, अगर आप लोगों को पता है, आप लोग का अपना ओन घर है तो हाउस प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को एक हर साल ईयरली बेसिस पे, वो होता है म्युनिसिपल टैक्स, और वो ओनर को पे करना पड़ता है। कोई भी पे कर सकता है, ऐसे टेनेंट भी पे कर सकता है, बट ओनर पे करेगा तभी उसको माइनस करने मिलेगा। तो वो GAV लिखा, मतलब घर से कितना कमाया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये कैलकुलेशन है लंबा चौड़ा, इसका बात करेंगे 10 मिनट के अंदर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स किए तो मेरा आया नेट एनुअल वैल्यू। अब गवर्नमेंट हमको 2 चीज और माइनस करने दे रहे हैं, सेक्शन 24A, सेक्शन 24B। 24A में गवर्नमेंट हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने दे रहे हैं, जो कि 30% ऑफ NAV है। अभी जो GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्स करके नेट एनुअल वैल्यू आया NAV, उसी का 30% गवर्नमेंट फ्लैट माइनस करने दे रहा है आपको, मतलब आप जो कमाए उसका 30% डायरेक्ट माफ कर दिए जाओ, पहले उस पर टैक्स लेंगे ही नहीं। अब लेस करने बोला एक और चीज, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आप कहीं से पैसा उधार लेके घर बनाए हो या घर खरीदे हो तो आप ब्याज चुका रहे हो, गवर्नमेंट बोलता है उसमें भी आपको छूट देंगे, तो गवर्नमेंट वो भी माइनस करने दिया आपको। तो हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखे, लेस किए म्युनिसिपल टैक्स, आया NAV, लेस किए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% ऑफ NAV है, लेस किए इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, तो मेरा आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस अमाउंट पे हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। एक और हम नीचे फॉर्मेट दिखा रहे हैं, पहले वो देख लो फिर आगे बात करते हैं। यही अगर मेरा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, मतलब हम खुद रह रहे हैं घर में, तो सर कोई भाड़ा कमा रहे हो क्या, आप घर में खुद रह रहे हो तो कोई भाड़ा नहीं कमा रहे हो तो GAV होगा ही नहीं। म्युनिसिपल टैक्स सेल्फ ऑक्युपाइड घर पे गवर्नमेंट माफ नहीं करेगा आपको, अगर आप दे रहे हो तो ठीक है देने दो आपको, तो वो भी कुछ नहीं है यहाँ पे, यानी आपका NAV नहीं ला रहा है। GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्स, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स करके जो NAV आता है, सम्स वहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका घर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो NAV नील से स्टार्ट हो रहा है। 24A होगा क्या अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन, सर कैसे हो सकता है, वो 30% ऑफ NAV कैलकुलेट होता है, NAV तो है ही नहीं, यहाँ पे 0 है NAV, तो आपका 30% आपको कोई छूट भी नहीं मिलेगा। तो सीधा सीधी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस कर लो, तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या यूं बोलो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, क्योंकि आप नील से कुछ भी इंटरेस्ट माइनस करोगे, NAV नील है, उससे कुछ भी इंटरेस्ट माइनस करोगे, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा, आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, यानी आपको एक घर से लॉस हो रहा है। ये 2 फॉर्मेट आपको मेनली ध्यान में रखने हैं।
जब हम बात करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी का, तो जीएवी लेस म्युनिसिपल टैक्स आया एनएवी लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज 30% ऑफ एनएवी लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो आ जाएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यही घर जब सेल्फ ऑक्युपाइड होगा, सम चालू ही होगा एनएवी से, एनएवी नील 24A हो नहीं सकता, 24B में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने मिलेगा, तो आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। अब इस पूरा पार्ट में सीखने लायक बातें क्या क्या है, जीएवी का कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। म्युनिसिपल टैक्स में ज्यादा कोई ड्रामा नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली में पेड हो और वो भी ओनर पे करे तो ही उसको माइनस करने मिलेगा। अगर आपका किराएदार, आपका टेनेंट अगर म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा है तो आपको माइनस करने नहीं मिलेगा। तो म्युनिसिपल टैक्स में इतना ही कहा दिया, तो जीएवी कैलकुलेट करना सीखना है। म्युनिसिपल टैक्स का स्टोरी इतना ही है कि नेट म्युनिसिपल वैल्यू जो होता है, म्युनिसिपैलिटी आपको एक वैल्यू बताता है आपके घर का, उस नेट म्युनिसिपल वैल्यू का एक सर्टेन टैक्स आपको देना पड़ता है, म्युनिसिपल टैक्स। अगर आप खुद दियो और पेमेंट हो चुका है, बाकी नहीं होना चाहिए, पेड हो जाना चाहिए, और आपके खुद के पॉकेट से पे हुआ है तो आपको माइनस करने मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स में इतना ही कहानी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ सीखने लायक नहीं है। जीएवी माइनस करके, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करके जीएवी से जो फिगर आएगा उसका 30% कैलकुलेट कर लेना है, और फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हम लोगों को सीखना है। यानी कुल मिला के पूरा पार्ट में हमको दो चीज सीखना है, एक तो जीएवी निकालना और एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैलकुलेट करना। वो इतना आसान नहीं है, सीधा सीधी 50 लाख का 10% ऐसा नहीं होगा, उसमें कुछ कहानी है, उसका बात भी करेंगे। तो ये दो चीजें ही आपको मेन इस चैप्टर में सीखनी है, जीएवी कैलकुलेट करना और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैलकुलेट करना। तो ये मेरा फॉर्मेट है अगर हम घर भाड़े पे देते हैं या फिर अगर मेरा घर सेल्फ ऑक्युपाइड होता है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोलो सर। सोचिए मेरा खुद का घर है, तो मैं सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्यों दूंगा? अरे दोगे नहीं बेटा, ये तो माइनस करने मिल रहा है। तुम अपना घर भी, तुम्हारा अपना खुद का घर है जयदीप, तुम अपना घर बनाए या खरीदे हो ना बेटा? हाँ तो तुम सर बनाए होंगे सर। सोचिए अब बनाया कैसे, खुद का पैसा से कि लोन लेके? सर खुद का पैसा से सर। तब कोई चिंता नहीं है, तब बात ही छोड़ दो, तब ये होगा ही नहीं। अगर लोन लिया हो जयदीप, हेलो, हाँ सर। जय, अगर लोन लियो तो लोन पे इंटरेस्ट चुकाओगे ना? हाँ बिल्कुल सर। तो जयदीप गवर्नमेंट तुमको वो इंटरेस्ट माइनस करने दे रहा है, तुमको देना नहीं है इंटरेस्ट पे टैक्स। गवर्नमेंट उल्टा तुमको छूट दे रहा है जयदीप कि ठीक है, मान लो जयदीप एग्जांपल लेते हैं, हम एक घर भाड़ा पे लगा के 10 लाख रुपया रेंट कमाया साल का, अच्छा। तो हम जीएवी लिखा 10 लाख। हाँ। मान लो हम 20,000 का म्युनिसिपल टैक्स भी दिया था, तो मेरा कमाई कितना हो रहा है जयदीप? 9,80,000। बिल्कुल सर। गवर्नमेंट बोल रहा है जाओ डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन में 30% माइनस कर लो, तो 9,80,000 का 30% जयदीप 3 लाख होगा, 2 लाख समथिंग होगा। एक बार मान लो 2,80,000, ठीक है सर। तो जयदीप वो माइनस कर लिया। हाँ। अब गवर्नमेंट हमको ये भी बोल रहा है ये घर तुम क्या लोन लेके लिए थे? हम बोले हाँ। तो बोले इंटरेस्ट चुका रहे हो? हम बोले हाँ। बोले जाओ उसका भी एक पार्ट तुमको माइनस करने देते हैं। मान लो हम 3 लाख इंटरेस्ट चुकाया साल का, हाँ सर। तो जयदीप वो भी माइनस किया, तो जयदीप 10 लाख। माइनस हो जाएगा सर, हाँ पूरा 3 लाख माइनस हो जाएगा? नहीं, उसमें कुछ कहानी है, हम बताएंगे उस पर। अच्छा। 3 लाख से ज्यादा ही माइनस करने मिलेगा, कम नहीं जयदीप। अच्छा। बताएंगे उस पर पूरा एक स्टोरी है जयदीप। ये दो ही चीज इस चैप्टर में सीखना है जॉय, एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कैलकुलेशन और एक जीएवी का कैलकुलेशन, बस। बात अभी जो हम ये भी आसानी से बोल गया ना, ये वही पूरा चैप्टर में यही करना है आपको। ओके सर। तो जयदीप तुमको इंटरेस्ट पे, कैपिटल पे, लोन पे इंटरेस्ट चुका रहे हो जो, उस पर टैक्स नहीं देना है, गवर्नमेंट उल्टा तुमको माफ कर रहा है। हाँ तुम ये बोलो कि सर हम तो अपना पैसा से घर बनाए, तब नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, क्योंकि तुम इंटरेस्ट नहीं चुकाए हो तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो सेल्फ ऑक्युपाइड घर में सब कुछ जीरो आ जाएगा। अच्छा सर, मतलब सब कुछ जीरो, और मतलब म्यूनिसिपल टैक्स तो आएगा नहीं, म्युनिसिपल टैक्स तुम जो दिया वो माइनस करने नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ना, सम कहां से चालू हो रहा है? सेल्फ ऑक्युपाइड घर का NAV से, नेट एनुअल वैल्यू से सम चालू हो रहा है, मतलब थर्ड स्टेप से, है ना?
तुम जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स करके एनएवी निकालना सीखे हो। हाँ और सेल्फ ऑक्युपाइड घर का सम ही चालू हो रहा है एनएवी से। हाँ बिल्कुल सर। हाँ, और कोई का कुछ क्वेरी? ओके सर। मयंक, एनी क्वेरी? सर वही बोल सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए हम लोग बुक्स में दिखाते हैं ना, तो हम लोग को माइनस करने नहीं मिलेगा अगर हाउस प्रॉपर्टी का जो म्युनिसिपल टैक्स देते हैं सर। म्युनिसिपल टैक्स अगर तुम्हारा सेल्फ ऑक्युपाइड घर है, मयंक सेल्फ ऑक्युपाइड घर है अगर तुम्हारा, तुम खुद रहते हो, म्युनिसिपल टैक्स दो, लेकिन वो माइनस करने नहीं मिलेगा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, लेकिन भाड़ा पे दियो ना मयंक, तो भाड़ा का कमाई से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने मिलेगा। सर वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स तो टेनेंट भरेगा। नहीं, कौन बोला? कौन म्युनिसिपल टैक्स भरेगा? टेनेंट तो तुमको माइनस नहीं करने देंगे हम। तुम म्युनिसिपल टैक्स, ऐसा होता है बहुत बार जो है मयंक, कि हम पूरा भाड़ा ले लेते हैं टेनेंट से और घर का प्रॉपर्टी टैक्स हम पे करते हैं। अगर वैसा करें तो माइनस करने मिलेगा बेटा। हम क्या बोले? हम दो कंडीशन बोले थे म्युनिसिपल टैक्स में, एक तो एक्चुअली में पेड होना चाहिए, बाकी रहेगा तुम अभी तक जमा नहीं किए हो तो तुमको माइनस करने नहीं मिलेगा। और दूसरा बात, तुम खुद पे की हो। तुम खुद मतलब तुम कौन हो? ओनर। एक सेकंड, तुम कौन हो खुद? ओनर। हाँ, ओनर खुद पे किया है, टेनेंट से पे करवा दिए हो ना, तो तुमको माइनस नहीं करने देंगे हम। क्योंकि सर पुराना वाला घर में तो हम लोग भरते, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा था। हाँ बिल्कुल, तुम भरते थे तो। हाँ लेकिन तुम खुद रहते थे कि टेनेंट रहता था उसमें कोई? सर हम ही तो टेनेंट थे। और तुम ही टेनेंट था, तब फिर वो मालिक को ना म्युनिसिपल टैक्स पे करने नहीं मिलता, मतलब छूट लेने नहीं मिलता था म्युनिसिपल टैक्स का। ठीक है सर। वो अपना पूरा रेंटल इनकम पे टैक्स देता था। हाँ, 30% ऑफ एनएवी माइनस होता था, और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है घर बनाने के लिए, अगर वो कोई लोन ले रखा था और ब्याज चुका रहा था, तो वो भी माइनस करने मिलता उसको। लेकिन म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने उसको नहीं मिलता, क्योंकि तुम एज अ टेनेंट म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो। ठीक है? ठीक है सर। तो चलो, मेरा दोनों फॉर्मेट डिस्कस हो गया इस चैप्टर का। फॉर्मेट के बाद हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं। वी नीड टू लर्न फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक टू सॉल्व द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर्मेट। हम यहाँ लिख दिया, तुमको 3 चीज सीखना है, जीएवी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, और म्युनिसिपल टैक्स का कैलकुलेशन अगर लगा तो। उसमें कुछ है नहीं, वो आएगा तो एक लाइन का बात होगा उसमें खाली। मतलब मेनली तुमको 2 चीज सीखना है, जीएवी का कैलकुलेशन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब आता है तुम्हारे घर को कितने कैटेगरी में बांटा गया। पहले हमने 6 टॉपिक का बात करते हैं। एक बात ध्यान रख लो, फॉर्मेट का बात भी हम बताएंगे एक लाइन में, फॉर्मेट में टेंशन लेने का दरकार नहीं है। पहले हम बताते हैं तुम्हारा घर को कितना कैटेगरी में बांटा गया। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी सॉरी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी मतलब तुम घर भाड़ा पे लगा के रखे हो, तब क्या होगा? सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी मतलब तुम खुद घर में रह रहे हो, तब क्या होगा? प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्युपाइड मतलब घर खाली पड़ा है, ना हम रह रहे हैं न किराया पे दे के रखे, तब क्या होगा? डीम टू बी लेट आउट, मेरा 2 से ज्यादा घर हम अपने रहने के लिए रोक के रखे हैं, 3 घर हम तीनों को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा रहे हैं, तो तीसरा घर को भाड़ा पे मान लिया जाएगा। 2 घर तक तुम सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हो, तुम अपने 2 घर सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हो। 2 से ज्यादा घर है और सेल्फ ऑक्युपाइड है तो भी उसको डीम टू बी लेट आउट मान के भाड़ा लगा दिया जाएगा, मतलब टैक्स लगा दिया जाएगा। 5वां केस है पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। तुम्हारे घर का 2 रूम तुम पीजी पे दे के रखे हो, 2 रूम में खुद रह रहे हो, या ऊपर नीचे फ्लैट है तुम्हारा, एक फ्लैट भाड़े पे दे रखे, एक फ्लैट में खुद रह रहे हो, या फिर 6 महीना या 8 महीना घर किराया पे था, 4 महीना तुम रहे, या 4 महीना किराया पे था, कुछ टाइम तुम रहे। मतलब पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड टाइम वाइज और एरिया वाइज हो सकता है। और आखिरी बात होगा रिकवरी ऑफ अरियर एंड अनरियलाइज्ड रेंट। कभी कभी क्या होता है ना, मालिक बोलता है टेनेंट को कि किराया बढ़ाओ, टेनेंट बोलता नहीं किराया नहीं बढ़ेगा, मामला कोर्ट तक चला जाता है, कोर्ट का फैसला 1-2 साल में आया, अब कोर्ट मेरे फेवर में फैसला दिया जहां किराया बढ़ेगा। अब हमको कोर्ट ये भी बोला कि ये 2 साल पहले का बात था तो वहां से किराया बढ़ेगा, तो हमको पुराना रेंट अब मिलेगा, उसको बोलते हैं अरियर रेंट। अरियर रेंट मतलब वो रेंट जो अब बढ़ के मिल रहा है या बाकी था पहले अब मिल रहा है,
तो उसका क्या करेंगे वो भी बात करेंगे इस चैप्टर में। अब आपको टेंशन हो रहा होगा सर इतना सारा हेडर कितना फॉर्मेट होगा, टेंशन नहीं, सेल्फ ऑक्युपाइड का फॉर्मेट हम लोग अभी डिस्कस किए, बाकी सारों में लेट आउट का फॉर्मेट होगा, चाहे वो लेट आउट हो, चाहे वो वेकेंट प्रॉपर्टी हो, चाहे वो डीम टू बी लेट आउट हो, चाहे पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड हो, सब केस में लेट आउट का फॉर्मेट फॉलो होगा। और सेल्फ ऑक्युपाइड का फॉर्मेट तभी बात किए थे एनएवी तक नील, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगर दिए हो तो माइनस, और आंसर आएगा नेगेटिव या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये कुछ एक कैटेगरी ऑफ घर हमारा बांटा गया। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो सर, इसमें जो लास्ट 6th वाला है जिसमें आप बोले एरियर रेंट बोल रहे थे, तो सर जब कोर्ट डिसाइड किया, फाइनल वर्डिक्ट दिया, उसके बाद से जो रेट है वही 2 साल पे लगा के मेरे को मिलेगा? नहीं, मान लो हम तुमको बोले थे मेरे को 10,000 की जगह 12,000 रेंट करना है, 2 साल पहले हम तुमको बोले थे, मैं तुम मेरा किराएदार था, हम तुमको बोले भैया 10,000 नहीं 12,000 रेंट होगा, तुम बोले नहीं हम बढ़ाएंगे नहीं, हम कोर्ट में केस किए, हम केस जीत गए, तो मयंक ये तो आज से अगर भाड़ा बढ़ के मिलेगा तो ये 2 साल का भाड़ा कहां जाएगा फिर मेरा? आप समझे नहीं सर हम क्या बोल रहे हैं। तो हमको हाँ 2 साल पुराना मतलब मान लो 2 साल तक हर महीना 2-2 हजार किराया तुम हमको नहीं दिए, हाँ वो 2-2 हजार मिलेगा हमको 2 साल का। वो मतलब अभी का रेट में मिलेगा ना, वही पूछा। अभी का रेट नहीं, तेरा मेरा बात ही हुआ था कि हम 12,000 किराया करने जा रही है, अभी का रेट है पूरा। मैं रेंट कोई रेट फिक्स नहीं होता कहीं पे कि अभी का रेट और पहले का रेट, रेंट का गवर्नमेंट फिक्स तो नहीं कर रखा है कहीं पे। एक सेकंड, मान लीजिए हम 12,000 से मांगा था, हमको 10 देके देते गया। हाँ तो 2 साल के हर महीना 2-2 हजार बाकी रखा हो। हाँ अब आज कोर्ट मेरे फेवर में डिसीजन दिया और ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में होगा, मतलब हमको पिछला 2 साल का 2-2 हजार मिलेगा, मतलब 24-24 48 हजार और मिलेगा हमको। हाँ यही बोलना चाहते हैं, ठीक है? ठीक है सर। हाँ अब आते हैं कुछ एक घर है जो एग्जम्प्टेड है, मतलब उन घरों पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। 1 पैलेस फॉर एक्स रूलर। हुआ क्या था, जब इंडिया में राजा महाराजाओं का राज था तो उनके तो बहुत सारे महल थे। जब गवर्नमेंट बोला कि अब राजा सिस्टम खत्म इंडिया में, एम्परर रूल खत्म, अब चलेगा डेमोक्रेटिक रूल, तब फिर राजा लोगों का घर गवर्नमेंट अपने कब्जे में लिया, वो महल बहुत सारे। तो राजा लोग बोले कि हम लोगों का महल आप ले लो, हम लोग किस में रहेंगे? तो गवर्नमेंट राजा लोग को बोला जाओ तुम्हारा एक महल तुमको माफ है, एक महल का हम कुछ नहीं करेंगे। तो एक महल तक राजाओं को छूट मिला। हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी या लोकल अथॉरिटी कोई एरिया ऑक्युपाई करके रखा, उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं देना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ साइंटिफिक एसोसिएशन, कोई साइंटिफिक एसोसिएशन, गेम एसोसिएशन है, वो लोग अगर कोई एरिया ऑक्युपाई करके रखे हैं उसको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन, चैरिटेबल पर्पस, या फिर हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस। आप घर रहने या किराए पे देने के लिए नहीं कर रहे हो, आप घर में ऑफिस खोल के रखे हो, उस फ्लैट में आप गोडाउन बना के रखे हो, उस फ्लैट में आप और फैक्ट्री तो नहीं बना सकते, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए ऑक्युपाई करके रखे हो, तो भी आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं लगेगा उस घर पे। और आप खुद अगर रह रहे हो 2 घर तक आपको सेल्फ ऑक्युपाइड में छूट है, उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। कैसा वैल्यू पे टैक्स देंगे सर, कोई रेंट तो कमा नहीं रहे। मान लो 3 घर, हम तीनों घर सेल्फ ऑक्युपाइड में यूज करते हैं, कभी रहते हैं कभी घर आ जाते हैं, ऐसे करके यूज कर रहे हैं, किराए पे नहीं दे के रखे हैं, तो एक डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा एक घर को, और 2 घर तुमको माफ कर दिया जाएगा, एक घर को डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। क्लियर है ये बात? तब हम एग्जैक्टली फॉर्मेट की तरफ मूव करें। ठीक है सर। अच्छा, घर किसको बोला जाता है? हाउस प्रॉपर्टी बार बार हम बोले जा रहे हैं, या हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? किसको तुम हाउस बोलोगे? जहां ओनर खुद रहता है। नहीं, ऐसा क्या बात है, फिर तो हम भाड़ा पे ले रखे हैं, वो मेरा घर नहीं है क्या? सर वो जहां रहता है हाउस प्रॉपर्टी, फिर वही बात, हम यहाँ रहता है, राजस्थान वाला घर मेरा घर नहीं है। घर किसको बोलेंगे भाई, मेरा सवाल ये था। जयदीप, प्रिया प्रिया, घर किसको बोलेंगे? घर सर घर उसी को बोलेंगे सर जिसपे टैक्स दे रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। घर माना जाएगा तभी टैक्स देंगे, जो है उल्टा नियम है। अगर उसको हम हाउस नहीं माने ना, जो है
तो उस पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। सर हाँ, बोलो। घर उसको माना जाएगा सर जहाँ पे इंडियन रेसिडेंट रहते हो? नहीं, हम बोलते हैं जैसा चलो, होगा। नहीं छोड़ो, हम बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स की नजर में उसको माना गया जहां पे 4 दीवार हो, छत होना भी जरूरी नहीं है, 4 वॉल्स कवर्ड हो, उसको हम घर मानेंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा कमाल का बात हो रहा है, छत बिना घर कैसे होता है? हाँ या ना? सर कुछ अलग ही मतलब विचार है गवर्नमेंट का ये। नहीं, बहुत सॉलिड विचार है। बोलो मयंक। गजब का रूल है सर ये। नहीं, गजब का रूल नहीं है मयंक, बहुत सोच के रूल बनाया गया है। रूल बनाते वक्त कितना दिमाग लगाया बताते हैं एक लाइन में। देखो देखो 4 दीवार और छत हो, वो तो घर है ही, है ना? 4 बाउंड्री वॉल्स और ऊपर एक छत हो, वो तो घर है ही। बहुत लोग क्या किया जयदीप, ऐसा बहुत सारा एरिया है, खासकर अलीपुर वगैरह एरिया में अगर तुम जाते हो, जहां पे वो लोग 4 दीवारें छत नहीं है, उसको लोग शादी का सेरेमनी वगैरह के लिए देते हैं भाड़ा पे। ओ हाँ 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 हाँ। कितना दूर का गवर्नमेंट सोचा होगा, सोचो। बहुत जन ये बोला, क्योंकि पहले डेफिनेशन में अगर ये लिख देता 4 दीवार और छत, तो बहुत जन उसको ऊपर से ओपन रखता और भाड़ा पे चला रहा होता कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। रहता है सर, हाँ? लाइट छोटा छोटा चुमकी वाला। हाँ, बहुत कुछ करता है वो लोग, घर भाड़ा पे दे देता है स्पोर्ट्स के लिए, तुम्हारा पिकनिक के लिए। वो लोग उस एरिया में ना ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पे एक बड़ा सारा कांच का रूम बना हुआ है और एक खुला गार्डन है, और गार्डन को 4 वॉल से बाउंड्री कर दिया। हम लोग पिकनिक मनाने गए ऐसा बहुत सारे एरिया में, और पिकनिक पे देते हैं लाख रुपया भाड़ा ले लेते हैं। हॉर्टिकल्चर गार्डन बोल के अलीपुर में 1 नंबर, अलीपुर हॉर्टिकल्चर गार्डन बोल के एक जगह है सर, हॉर्टिकल्चर जहाँ सेलिब्रेशन और होता है। हाँ, शादी का। तो वहां पे क्या है मयंक, 2 बड़ा बड़ा रूम है हॉल टाइप का, और एक बड़ा सारा गार्डन है जिसको 4 वॉल से कर दिया। अब वो बोलेगा ये तो खुला घर है, इसको तो हम घर नहीं मानेंगे, और रेंट तो कमा रहा है वो। 3-4 शादी में वो एक सीजन में 3-4 शादी के लिए अपना जगह देता है और 8 से 10 लाख रुपया कमा लेता है। गवर्नमेंट उसको माफ कर दे, टैक्स नहीं ले उससे। नहीं सर, ऐसे इतना लंबा अमाउंट छोड़ेगा तो गवर्नमेंट पागल हो जाएगा। हाँ, तो ये बाबू ये तो बुद्धि लिखते समय कितना सॉलिड वे में लिखा, देखो गवर्नमेंट भी लिख दिया 4 वॉल होना चाहिए, छत हो या नहीं हमको फर्क नहीं पड़ता। 4 वॉल होना चाहिए, छत हो या नहीं हो डजंट मैटर टू, है तो बढ़िया, नहीं है तो भी बढ़िया, हम उसको घर मानेंगे और तुम वहां से रेंट कमा रहे हम लेंगे। अच्छा 4 वॉल क्यों लिखा सर, फिर ओपन क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि खंडर को गवर्नमेंट घर नहीं माना। ऐसा बहुत लोगों का खंडर भी तो है, बहुत सारा ऐसा घर देखते हो जयदीप, हम बंगाली पाड़ा वगैरह में देखा है ऐसा घर जयदीप, जो एकदम टूट फूट चुका है घर, एकदम मतलब कबाड़ा जैसा हालत में है, बस ऐसी जैसे तैसे, थोड़ा सा एक दीवार है एक दीवार नहीं है, एकदम टूटा फूटा कंडीशन में कोई आदमी का एरिया, वो एरिया वैसे ही छोड़ के रखा है। हाँ सर, वो सर तो बोला जाता है सर दिस हाउस अभी। हाँ, वहां पे लिखा था विपत्तिजनक बाड़ी। हाँ हाँ हाँ। तो उसको घर नहीं माना गवर्नमेंट। ओ अच्छा अच्छा। क्योंकि अब वो तो किसी का जमीन है, और मान लो ऑलरेडी 2 घर में रह रहा है और एक वो जमीन पड़ा है उसके पास, तो गवर्नमेंट उसको भी घर मान के टैक्स कर देता। क्योंकि 2 ही तुम सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हो, तीसरा तो तुम्हारा घर मान लिया जाएगा टैक्सेबिलिटी में। तो गवर्नमेंट बोला नहीं, हम लोग उसको घर नहीं मानेंगे, वो टूटा फूटा दीवार नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वे में 4 वॉल बाउंड्री होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो लोग बढ़िया रेंट कमा रहे हैं खाली मैदान को 4 वॉल बाउंड्री करके, गवर्नमेंट उनको छोड़ा भी नहीं, और जिनके 4 दीवार और छत है लेकिन रहने लायक कंडीशन में घर नहीं है, गवर्नमेंट उनसे टैक्स भी नहीं लिया। दोनों एरिया में गवर्नमेंट। हाँ बोलो। अगर हम अपना 3 दीवार ढंग से रखते हैं, एक तोड़ देगा तो गवर्नमेंट मेरे से पैसा नहीं लेगा। बोला तो गवर्नमेंट कि अगर वो वॉल 4 वॉल नहीं बोला कहीं पे, बाउंड्री वॉल कवर बोला, 4 वॉल तो हम बोल रहा था, बाउंड्री वॉल कवर बोला। अब तुम एक गेट ओपन की तरह रखते हो, उसको तुम अगर भाड़ा पे घुमा रहे हो, उससे भाड़ा कमा रहे हो मयंक, तो गवर्नमेंट बख्शेगा नहीं तुमको, लेगा टैक्स तुमसे। ठीक है, चलो अब आते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट के ऊपर। देखो जीएबी कैलकुलेशन का बात करते हैं हम सीधा, क्योंकि वही मेजर पार्ट है, और आज सिर्फ जीएबी पे बात करके रुक जाएंगे। देखो जीएबी कैलकुलेट करने के लिए तुमको 4 फिगर चाहिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तुमको 4 चीजों का रिक्वायरमेंट है। नंबर 1
ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए। मतलब हर एरिया का म्युनिसिपैलिटी ये बताता है कि अगर इस एरिया का भाड़ा कितना होना चाहिए। एज पर म्युनिसिपैलिटी हर एरिया का एक फिक्स भाड़ा है। लोग ले नहीं ले वो अलग बात है, कम ले या ज्यादा ले वो अलग बात है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी उस पर्टिकुलर एरिया का एक रेंट बताता है, उसको बोलते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है। दूसरा, फेयर रेंट या नॉशनल रेंट। उस एरिया में एवरेजली लोग कितना रेंट एक्चुअली में ले रहे हैं। होता है ना हर एरिया का। मेरे एरिया में जैसे 7 से 8,000 का 9,000 का रेंट चलता है, उतना लोग रेंट लेता है। यही तुम पार्क स्ट्रीट, मिंटो पार्क, पॉश एरिया में जाओ, वहां कितना भाड़ा चलता है? 15, 20, 25,000 भाड़ा चलता है वहां पे। बेसिक भी चलता है। हाँ 25 सर 25। हाँ उस एरिया में वो भाड़ा चलता है। और कोई बढ़िया पॉश एरिया बोलो जहाँ पे और ज्यादा भाड़ा चलता हो। न्यू टाउन। हाँ वेरी गुड, न्यू टाउन, वहां पे और ज्यादा भाड़ा चलता है। यानी सीधा सा बात, हर एरिया का एक फेयर रेंट होता है कि अप्रोक्सीमेटली लोग उतना रेंट लेते हैं। तीसरा है स्टैंडर्ड रेंट। रेंट कंट्रोल बोर्ड बोल के एक डिपार्टमेंट है, रेंट कंट्रोल बोर्ड, वो बोलता है इस एरिया का इतना रेंट स्टैंडर्डली होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना रेंट होना चाहिए। रेंट कंट्रोल बोर्ड भी एक रेंट सेटअप किया है। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू यानी म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से उस एरिया का क्या भाड़ा होना चाहिए। फेयर रेंट या नॉशनल रेंट मतलब एक्चुअली में उस एरिया में कितना रेंट एवरेजली लोग लेते हैं। स्टैंडर्ड रेंट यानी रेंट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कितना रेंट फिक्स किया गया है। और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल मतलब तुम कितना ले रहे हो। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल मतलब तुम कितना, अगर फुल ईयर घर भाड़े पे देते तो तुम कितना रेंट रिसीव करते। 12 महीना अगर तुम्हारा घर भाड़े पे होता तो तुम कितना रेंट रिसीव करते। तो 4 ये इंपॉर्टेंट फिगर चाहिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। ये चारों वर्ड का मीनिंग क्लियर है कि कोई डाउट है? पहले बोलो, तब हम कैलकुलेशन पार्ट पे जाएंगे। नहीं सर कोई डाउट नहीं। अब देखो कैसे निकलता है जीएबी। पहला दोनों को कंपेयर करो, पहला दोनों को कंपेयर करो, मतलब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, विच एवर इज हायर ले लो। हम एग्जांपल नंबर वाइज भी लेगा, 2 मिनट दो हमको। पहला दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज हायर को पकड़ लो। जो आंसर आए उसको बोलते हैं RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सब नोट्स में लिखा हुआ, हम अभी दिखाएंगे नोट्स में भी, पहले हम समझा दे फिर नोट्स दिखाएंगे। RER आता है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू को जब फेयर रेंट से कंपेयर करते हैं, दोनों में जो हायर हो उसको बोलते हैं RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर चूज करते हैं। फिर मतलब RER को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लोअर को ले लेते हैं। और फिर वो जो आंसर आया उसको एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से कंपेयर करते हैं, विच एवर इज हायर मेरा जीएबी होता है। तो पहला दोनों में विच एवर इज हायर, जो आंसर आया स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किए, विच एवर इज लोअर, जो आंसर आया ARR से कैलकुलेट कंपेयर किए, विच एवर इज हायर। हायर लोअर हायर, ये बात क्लियर है एकदम, क्योंकि ये गलती की है तो सब ब्लंडर हो जाएगा। GMB एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर, आंसर आएगा उसको बोलेंगे RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर, उसको फिर आंसर को कंपेयर करते हैं ARR से, विच एवर इज हायर, और उसी को GAB बोल देते हैं। ये क्लियर है? क्लियर सर। हम एक एग्जांपल लेके उठाते हैं। मेरे एरिया का म्युनिसिपैलिटी बोलता है साल का रेंट 15,000, महीना का रेंट 15,000 रुपया महीना होना चाहिए। मतलब साल का कितना, 180, 15,000 इंटू 12। तो ग्रॉस म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 1,80,000 है इस एरिया का। फेयर रेंट में लिखा हुआ है 1.5 लाख। लोग एवरेजली 1.5 लाख लेते हैं मतलब साल का। तो विच एवर इज हायर, 180 और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, 180 हायर है उसको बोलेंगे RER। हाँ RER बोलेंगे उसको, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और उसको पिकअप कर लेंगे। इस एरिया का स्टैंडर्ड रेंट लेकिन 2 लाख है,
म्युनिसिपल कंट्रोल बोले, रेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट बोल रहा है इस एरिया का रेंट 2 लाख होना चाहिए। तो 180 और 2 लाख में क्या करना है विजय? लोअर क्या है? 180 लेंगे सर। हाँ लोअर, वेरी गुड, लोअर लेंगे 180। अब तुम एक्चुअली में रेंट लेते हो 1,40,000, साल का रेंट तुमको 1,40,000 मिलता है। 180 सर। हाँ, अल्टीमेट आंसर 180। 180 और 140 में कंपेयर किए, विच एवर इज हायर वो मेरा GAV कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या ये क्लियर है? कोई का डाउट है तो बोल सकते हो, कोई डाउट नहीं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम यहाँ पे 4 सिचुएशन दिखाएं, ये आज का लास्ट टॉपिक खत्म होने वाला है। पहला सिचुएशन जो आप लोग अभी बात कर चुके, अब हम जो बात किया अभी वो पूरा नोट्स में दिखा रहे हैं। सिचुएशन 1 में न कोई रेंट बाकी है, न मेरा घर खाली था कभी। 12 का 12 महीना मेरा प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया हुआ था और 12 का 12 महीना का रेंट हमको वसूल हो गया। न मेरा घर खाली है और न मेरा घर का रेंट अनरियलाइज्ड है, मतलब नो अनरियलाइज्ड रेंट, नो वैकेंसी। तो देखो पहला स्टेप RER निकालना है। कैसे निकालेंगे? GMV और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। आगे RER। स्टेप 2 RER एंड स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर किए, विच एवर इज लोअर आंसर। स्टेप 3 एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, मतलब जो 12 महीना का मिला हमको, और स्टेप 2 का आंसर विच एवर इज हायर मेरा GAV हो गया। सिचुएशन 1 एकदम सिंपल था। 12 का 12 महीना घर भाड़े पे दिए हुए थे और कोई भी रेंट मेरा रोका नहीं गया, पूरा रेंट हमको मिल चुका है। नो अनरियलाइज्ड रेंट, नो वैकेंसी। सिचुएशन 1 क्लियर आई थिंक, क्योंकि हम अच्छा से हम पहले डिस्कस कर लिया। अब आते हैं सिचुएशन 2 पे। अनरियलाइज्ड रेंट भी है लेकिन वैकेंसी नहीं है। मतलब इस लाइन को हमको समझा सकता है, अनरियलाइज्ड रेंट है लेकिन वैकेंसी नहीं है। सर आप जो मेरे को भी कोर्ट केस वाला दिए थे ना कि वो मेरे को भरे, नहीं, हमको हम 12 बढ़ा के बात और वो सब नहीं कर रहे हैं। हम नॉर्मल एक सिंपल बोल रहे हैं, हमको नॉर्मल मीनिंग दो। सर कि भले ही मेरा भाड़ा बाकी है बट हम उसको निकाला नहीं है अभी तक, हम उसको भाड़े पे दे रखा। नहीं, ये मतलब नहीं था। सुनो, चलो ठीक है, तुम्हारा एक पॉइंट करेक्ट था, तुम एक गलती कर गए। मेरा घर 12 महीना किराए पे था, कोई भी महीना ऐसा नहीं था जब घर खाली रहा, मतलब किराएदार छोड़ के भी नहीं गया, हम भी नहीं निकाले। मैं तुम्हारा बात में एक एक्स्ट्रा बात हम कभी ऐड किया, छोड़ के भी नहीं गया वो, हम भी नहीं निकाला, वो भी नहीं छोड़ा। मतलब 12 का 12 महीना मेरा घर किराए पे था, लेकिन हो सकता है ना उसमें मयंक हमको 10 महीने का भाड़ा मिला, 2 महीने का भी बाकी है। ऐसा होता है ना, जब हम लोग घर टेनेंट को किराए पे देते हैं वो 1-2 महीना लेट भी दे सकता है, वो एक महीना तो लेट हो ही सकता है। मार्च का किराया वैसे भी अप्रैल में देने का बात होता है, तो फरवरी तक का रेंट मिला, मार्च तो ऐसे भी बाकी है। कभी कभी होता है वो 10 महीने का किराया दिया, 2 महीना का बाकी रह गया, तो अनरियलाइज्ड रेंट तो है लेकिन वैकेंसी नहीं है। तब कैसे आप GAV निकलेगा? स्टेप 1 सेम, ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट को कंपेयर किए, विच एवर इज हायर ले लिए। स्टेप 2 सेम, जो आंसर आया स्टेप 1 से उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किए, विच एवर इज लोअर आंसर ले लिए। स्टेप 3 कैसे कैलकुलेट होगा? आप देखो, मेरा 12 महीना का किराया कितना बनता है माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, मतलब उसको स्टेप 2 से कंपेयर करेंगे। स्टेप 2 से पिछला में क्या था, पूरा 12 महीना घर भाड़े पे था, तो हम स्टेप 2 को डायरेक्ट एवरेज एनुअल रेंट रिसीवेबल से कंपेयर कर दिए थे। पर यहां पे जितना महीना का रेंट मिला है उतना कोई कंपेयर करेंगे, 10 महीना का रेंट और स्टेप 2। एक फिगर लेके चलते हैं, मान लो ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू मेरा वही 180 था, फेयर रेंट 1.5 लाख, तो पहला स्टेप सिंपल 180 आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट 2 लाख, फिर कंपेयर किए विच एवर इज लोअर, 1 लाख मेरा, 180 मेरा स्टेप 2 में आंसर आ गया। अब स्टेप 3 में मेरा घर का भाड़ा पर महीना 12,000 बनता है, मेरा बात हुआ टेनेंट से 12,000 का, तो साल का कितना रेंट बनता है? 1,44,000, 12 इंटू 12, 12,000 इंटू 12, 1,44,000, 144। हाँ, अब उसमें हमको वो अभी भी 14,000 नहीं दिया,
तो दिया कितना? 126 सर। 144 माइनस 14,000 करेंगे 1,30,000 आएगा। 14,000 नहीं दिया, 14,000 144 माइनस 14 करेंगे 130 आएगा। तो 1,30,000 वो मेरे को दिया एक्चुअली में। तो 1,30 और 1,80 को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर। ठीक है, 180। हाँ 1,80 आंसर आ जाएगा। यही मान लो मेरा किराया 20,000 रुपया महीना होता, तो 20,000 इंटू 12 कितना मिलना चाहिए था? 1,20,000। 20,000 इंटू 12 2,40,000। 2,40,000। उसमें वो हमको अभी तक 25,000 नहीं दिया, मतलब कितना दे दिया? 2,05,000। 25,000 नहीं दिया, मतलब 2,15,000, सॉरी 2,15,000। तो 2,15,000 और 1,80 विच एवर इज हायर, मतलब 15 होगा सर। हाँ 2,15 आंसर ले लेंगे। मतलब सीधा बात है, स्टेप 1 स्टेप 2 सेम था। स्टेप 3 में हम क्या किए? पिछला वाला एग्जांपल में पूरा 12 महीना को रेंट को पकड़ के चल रहे थे। यहाँ पे जितना 12 महीना का रेंट माइनस जो रेंट नहीं मिला उसको स्टेप 2 से कंपेयर करेंगे। ये क्लियर है सबको? अगर नहीं क्लियर है बिंदास बोलो। है सर, क्लियर है। मैं जयदीप, यस सर क्लियर है। रिया प्रिया क्लियर है तो थोड़ा बोल के बोलना, क्योंकि हम स्क्रीन पे नहीं है। अगर नहीं क्लियर है तो बोलो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर क्लियर है। चलो अब आते हैं सिचुएशन 3 पे। वेकेंट तो नहीं रहा घर, वैकेंसी रहा घर का, सॉरी, लेकिन कोई अनरियलाइज रेंट नहीं है। मतलब मेरा घर 12 महीना की जगह 10 महीने किराए पे रहा और 10 के 10 महीने का रेंट हमको रिसीव भी हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, ये थोड़ा ट्रिकी है। ये समझ गए? आज का क्लास में स्टॉप। मेरा घर 10 महीना किराए पे रहा, अब पूरा 10 महीने का रेंट हमको मिल गया, तो क्या वैकेंसी है कि नहीं है घर का? है सर, 2 महीना चल गया। 2 महीना वैकेंट रहा मेरा घर। तो मेरा तीसरा सिचुएशन क्या बोल रहा है? वैकेंसी इज देयर बट नो अनरियलाइज्ड रेंट। अब कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेप 1 सेम, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट को कंपेयर किए, विच एवर इज हायर को पकड़ लिए, आरईआर आ गया। स्टेप 2 सेम, आरईआर को स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर किए, विच एवर इज लोअर, स्टेप 2 का आंसर आ गया। अब आता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पकड़ लो। ये पार्ट पूरा कंप्लीट। इस चैप्टर का 80% कहानी खत्म, 20% जो बचेगा वो ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? स्टेप 2 का जो आंसर आता है उसको एआरआर से कंपेयर करते हैं। तो देखो वहां पे क्या लिखा है, इफ ड्यू टू वैकेंसी ARR is less than RER, then ARR will be GAV। मेरा वो लाइन पढ़ के हमको कोई समझाओ अब आप लोग। इफ ड्यू टू वैकेंसी ARR is less than RER, then ARR will be GAV। मतलब करो करो, हमको एक्सप्लेन करो वो लाइन। चॉय, रिया, प्रिया, मयंक, एक्सप्लेन मी दिस स्टेटमेंट। स्टेप 3 के लिए हम एक स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट समझा दो, आपका 80% चैप्टर खत्म। कम ऑन एक्सप्लेन। अरे करो तो सही, गलत सही जो होगा। हाँ बोलो सर। जो ARR है, हाँ, जो मतलब 10 महीने का रेंट जो भी दिया है वो, हाँ, तो वो अगर RER से लेस हो, हाँ, तो ARR ही GAV हो जाए। अच्छा ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा जयदीप, तुम्हारा आंसर करेक्ट है। अब हम एक बात खाली एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, हमको उसको बोलना है आंसर में। अगर मेरा RER ये 10 महीना का ARR के बाद भी अगर RER छोटा है तो क्या होता? अगर ARR बड़ा और RER छोटा है तो क्या होता? सर तो सर ARR को ही लेते। वेरी गुड।
यानी हर हाल में ARR को देखो जयदीप, यहां बोलने का मतलब क्या था हम एक्सप्लेन करते हैं, सुनो सही है एकदम आंसर तुम्हारा जयदीप। अगर ये वैकेंसी ना हुआ होता, जो 12 महीना का रेंट मिला होता वो अगर RER से बड़ा है, सॉरी वो अगर RER से छोटा है, तब तो चिंता नहीं होता। आई रिपीट माई सेल्फ, 12 महीना का पूरा रेंट मिला होता और वो अगर RER से छोटा होता तो किसको GAV लेते। अच्छे से पकड़ना इस लाइन को। अगर पूरा 12 महीना का रेंट मिला होता, ये 12 महीना वैकेंसी सॉरी 12 महीना घर रेंट पे रहा होता और फिर अगर RER छोटा होता तो तुम किसको आंसर लेते, ARR को, हाँ या ना। हाँ सर, whichever is higher उसको ARR को ले लेते। अगर ये वैकेंसी के बावजूद, अगर ये वैकेंसी नहीं होता, फिर एक और बात बोलते हैं, अगर ये वैकेंसी नहीं होता और RER बड़ा होता तो किसको GAV लेते। अगर ये घर वेकेंट ना रहा होता, पूरा 12 महीना रेंट पे रहा होता घर और फिर भी अगर RER बड़ा होता तो किसको लेते GAV। RER को लेते। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, RER को लेते। सीधा सा लाइन है सर, आप इतना क्यों कहानी घुमा रहे हैं, आप लोग को बोलना चाहिए ये कि सर सीधा सा कहानी है। अगर घर फुल टाइम रेंट पे रहा होता तो ARR या RER जिसमें जो बड़ा होता उसको हम GAV मान लेते, हाँ या ना, अगर हम एकदम स्ट्रेट लाइन में बोल जाएं। हाँ सर। हाँ, लेकिन यहां क्या हुआ सर आपका घर 2 महीना खाली रहा, है ना सर, आपका घर 2 महीना खाली रहा। अब अगर ये घर खाली ना रहा होता तो क्या RER आता, एक बार वो निकाल लो। हम एक एग्जांपल पिकअप करते हैं। मान लो मेरा RER 1,80,000 रुपये रुका हुआ है। RER नहीं, सॉरी स्टेप टू पे मेरा आंसर क्या है, 1,80,000। एक जगह लिखो एक बार, स्टेप 2 के बाद मेरा आंसर आ रहा है 1,80,000। अब मेरा रेंट जो है वो 15,000 रुपया महीना है, नहीं सॉरी 18,000 रुपया महीना है। मेरा रेंट जो है वो 18,000 रुपया महीना है। तो घर अगर 12 महीना किराए पे होता तो मेरा रेंट कितना आया होता, 2,16,000 सर। 2,16,000। लेकिन घर क्योंकि 2 महीना वेकेंट है तो मेरे को कितना किराया आया, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हुआ, एक मिनट 16,000 का, हाँ ठीक है 16,000 मेरा रेंट है। चलो मेरा रेंट 16,000 है। मेरा स्टेप 2 का आंसर आएगा 1,80,000। मेरा स्टेप 2 का आंसर आएगा 1,80,000। मेरा घर का भाड़ा है 16,000। अगर पूरा 12 महीना किराए पे होता मेरा घर तो मेरे को 1,92,000 रेंट आता, हाँ या ना। बिल्कुल सर। हाँ, चूंकि मेरा घर लेकिन 10 ही महीना किराए पे रहा तो मेरे को रेंट आया कितना सर, 1,60,000। 1,60,000। अब तुम 1,60,000 1,80,000 को कंपेयर करोगे, तुम तो 1,80,000 को बड़ा बता दोगे थर्ड स्टेप में, हाँ है ना मयंक। मयंक मेरे स्टेप 2 में 1,80,000 आया हुआ है और अगर तुमको डायरेक्ट बोलते 10,000 16,000 रेंट है, 10 महीना रेंट घर पे रहा तो यानी 1,60,000 और 1,80,000 विचेवर इज हायर, आप 1,80,000 को आंसर बोल जाते। हाँ। लेकिन हम क्या बोला है, लिखा हुआ क्या है, अगर घर किराए पे नहीं होता तो, सॉरी अगर घर वेकेंट नहीं होता तो, सॉरी अगर घर वेकेंट नहीं होता तो रेंट कितना होता, 192 180 में कौन बड़ा, 192 सर। हाँ वही आंसर 192। तो अपना आंसर लिखोगे 1,60,000। मेरा ये लाइन कोई कैच किया? हाँ सर, हम पकड़ लिया। हम क्या बोला, हम सर आप वो पकड़ के बोले कि भले ही मेरा एक्चुअल में 10 महीने ही रहा हो। अगर 12 महीना रहा, हम पहले ARR को 12 महीना का बना लेंगे फिर कंपेयर करेंगे उसको स्टेप 2 से और उस हिसाब से ही लिखेंगे। अब अगर मेरा RER बढ़ा है तो हम RER को लिख देंगे, अगर मेरा ARR बढ़ा है तो हम 1,60 आंसर लिखेंगे, 192 नहीं 1,60। कंपेयर करते समय हम 192 1,80 को कंपेयर किया, क्योंकि मेरा ARR बड़ा है, 192 बड़ा है 180 से,
हम ARR पेन से लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या 1,92,000 रेंट मिला है क्या तुमको? 160 मिला है सर। हाँ तो तुम भैया, तुम गवर्नमेंट अगर तुमको बोल दे 192 पे टैक्स दो, तुम बोलोगे नहीं गवर्नमेंट को मिला 160, टैक्स ले रहे हो 192 पे, क्या मजाक पाली हो? तो रेंट टैक्स तुम 160 पे ही देते ना, क्योंकि तुम कमाए 160 हो। क्लियर है जो है ये? हाँ सर। यस सर, क्लियर है। रिया प्रिया, रिया प्रिया, आर यू देयर? ये सबसे ट्रिकी पार्ट है इस चैप्टर का, ये पकड़ लिए चैप्टर डन है। इसके बाद ट्रिक्स नहीं है कहीं पे कोई ज्यादा, इसके बाद बस स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पुटिंग और कुछ नहीं है। तो स्टेप 3 में हम क्या सीखे? पहले दोनों को कंपेयर करो, जीएमबी एंड फेयर रेंट, विचएवर इज हायर ले लो, उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, विचएवर इज लोअर ले लो। उसके बाद एक बार मानते अगर 12 महीना घर भाड़े पे रहता तो कितना ARR होता, उसको कंपेयर करो स्टेप 2 से। अभी भी अगर स्टेप 2 बढ़ा आ रहा है तो चिंता ही नहीं, स्टेप 2 को लिख दो। लेकिन अगर ARR बढ़ा आ रहा है स्टेप 2 के मुकाबले तो लिखो कौन सा वैल्यू, लेकिन जो एक्चुअली रेंट मिला हो। स्टेप 4 क्या बोल रहा है देखो, कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। कोई हमको ये समझाएगा 1 मिनट के अंदर कैसे ये अगर सिचुएशन 4 मतलब वैकेंसी भी है और अनरियलाइज रेंट भी है, दोनों है, अब तब क्या करोगे? 1 मिनट का लाइन अगर पकड़ लियो हो तो स्टेप 1 सेम, स्टेप 2 सेम। ARR में से UR माइनस करके उसको 12 महीना का बना के फिर कंपेयर करो। मतलब पहले 12 महीना का मान लो घर वेकेंट नहीं होता, पूरा 12 महीना का रेंट ले लो, उसमें अनरियलाइज रेंट माइनस कर दो, अब कंपेयर करो। अगर अभी भी ARR बढ़ा आ रहा है तो एक्चुअली तुम्हारे पॉकेट में जितना आया रेंट वही लिखो। लिखना अल्टीमेट, अगर ARR बढ़ा आ जाए बिना वैकेंसी के तो लिखना वही है जो अल्टीमेटली तुमको मिला है। और अगर स्टेप 2 बढ़ा आ जाए तो चिंता ही नहीं है, स्टेप 2 डायरेक्टली। क्या ये क्लियर है सबको?